Hello guys, so welcome on my YouTube channel. So today I am going to discuss about नाइन्थ हिस्ट्री. आज ये फर्स्ट एपिसोड होंगी नाइन्थ क्लास की. सो चलते हैं और बता दें कि नाइन्थ क्लास की मैंने ज्योग्राफी की सारी चैप्टर ख़त्म कर रखे हैं. सारे चैप्टर 6 चैप्टर हैं. ठीक है, आपको मैक्सिमम 20 एपिसोड मिलेंगे ज्योग्राफी के. हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो. ठीक है, तो आज से हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, जो जो रिस्पॉन्स अच्छी आती रहेगी और भी चैप्टर हम लोग आगे ख़त्म करते जाएंगे. तो बता दें फर्स्ट चैप्टर आपका जो है हिस्ट्री का फ्रांसीसी क्रांति, उसमें आपको बहुत सारे जो है खंड में बांटा हुआ है. कम से कम 5 से 6 खंड में बांटे हुए हैं. तो इसमें टाइम लगेंगे, थोड़े लंबी जाएगी ये एपिसोड. ठीक है, 6 खंडों में है तो ये 6 आपको कम से कम 6 एपिसोड होंगे फर्स्ट चैप्टर के. ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के. तो चलते हैं, आज फर्स्ट एपिसोड पढ़ते हैं और इसी में खंड 1 खत्म कर देंगे हम लोग, जो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो मेनली आपको मैं पहले ही बता इंट्रो करा देता हूँ. इसमें मेनली क्या हुआ था कि फ्रांस जो थी उन्होंने युद्ध पे ज़्यादा ध्यान दिया और उनके जितने भी वित्तीय संसाधन थे सारे खत्म हो गए वार करते करते. ठीक है, अपने दुश्मनों से लड़ते और दूसरे देशों को भी आज़ाद कराते कराते उनकी जितनी भी वित्तीय संसाधन थे सारे खत्म हो गए. उसके बाद गद्दी पे आते हैं जिस समय लुई 16 आते हैं 1974 में. ठीक है, तो उस समय जितने राजगद्दी के इकोनॉमिक होते हैं यानी वित्तीय संसाधन होते हैं सारे खत्म होते हैं. और जो कर्जदार जो पैसे दिए होते हैं उनको भी देना वापस करना होता है, तो सारे कर्जदार उन पे चढ़ जाती है. जैसे हमारे इंडिया में आपने देखा था कि 4 तरह के वर्ण थे. ठीक है, जिसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक और था वैश्य. ठीक है, उसी तरह इसमें भी फ्रांस में बटा हुआ था. तो वो सब हम लोग पूरा इस हॉल वीडियो में आप लोग देख लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट. सन 1974 में क्या हुआ कि जब लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पे बैठते हैं, राजगद्दी खाली होता है उस समय लुई 16 बैठती है राजगद्दी पे. और ये 20 वर्ष के जब होते हैं तभी ये शादी कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई राजकुमारी से जिसका नाम होता है मैरी एंतोइनिट. ठीक है, उन्होंने शादी कर लिया था 20 वर्ष में ही. और ये बैठे 1974 में लुई 16 बैठे फ्रांस की राजगद्दी पे. जब ये राजगद्दी पे बैठे थे, मैंने पहले ही बता दिया इनका वित्तीय संसाधन राजगद्दी का पूर्णतः खत्म था. वो सबसे बड़ा रीजन था कि इनके पास एक जो महल था जिसको वारसाई बोलते थे उस पर ज़्यादा खर्च करते थे ये फ्रांसीसी राजा जो भी होते थे. और दूसरे कंट्री को आज़ाद कराने उपनिवेशी की, देखो ब्रिटेन से इसका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुके हैं. तो जो ब्रिटेन का उपनिवेश और भी कंट्री था उसको आज़ाद कराने में ये लगे रह गए. अपनी इकोनॉमी को चला गया, इनके बहुत ही पीछे चला गया इकोनॉमी कह सकते हो डायरेक्ट. ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं. लुई 16 वो थे ब्रुवो राजवंश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्बन फैमिली. आपको बता दें बर्बन जो है ये बिस्किट का नाम है, आप याद रखेंगे. बिस्किट का नाम था बर्बन और वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. अगर इंग्लिश में लिखते हो तो बर्बन फैमिली, अंत हिंदी में लिखते हो तो ब्रुवो राजवंश. ठीक है, सो आपको याद हो गया बर्बन जो है वो बिस्किट का नाम है, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था लुई 16. चलो, जिस समय ये राजगद्दी बैठा था उस समय राजकोष की जो धन थी सारे खत्म हो गए थे. वित्तीय संसाधन मैंने बताया था सारे खत्म हो चुके थे. और पिछले राजा जो भी थे जो कर्जदार से कर्ज लिए थे वो भी अब आगे चढ़े हुए हैं कि हमें वापस करो. जितने ऋण पे दिया था मैंने, जितने ब्याज पे आपको वापस करना था आप वापस करो. ठीक है, नेक्स्ट. राजकोष नहीं होने के कारण बहुत सारे 2-3 कारण हैं. चलते हैं देखते हैं क्या क्या कारण थी. फ्रांस लंबे समय तक युद्ध में जुड़े रहे जिसके वजह से वित्तीय संसाधन खत्म हो गई. क्योंकि अगर आप युद्ध में जुड़े हो तो आप टेक्नोलॉजी के पीछे भागोगे, आप हथियार के पीछे भागोगे, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट के लिए तो आपको पैसा देना होगा दूसरे देशों को. तो ये युद्ध में लगे रहे. ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि ये सारे पैसे हथियार पे खर्च कर दिए, सेना पे खर्च कर दिए. ठीक है,
तो ये एक राजकोष खत्म होने का एक रीजन है। एंड नेक्स्ट, जो भी राजा हुए, ठीक है, और ये कटा हुआ है, वे अधिक खर्चीले थे। कहाँ खर्चा करते थे? जो महल था वर्षा का, जिसको उस पर बहुत सारे खर्च करते थे, उस पर चांदी का लेप लगाना, उस पर कटाई करना, मतलब बहुत सारे डिजाइन बनाना, ठीक है। और बहुत बहुत ही कीमत वाले कह सकते हो आप, लोगों को बुलाकर उस पर चित्र बनाया जाता था, बहुत ही महंगे चित्रकारों को बुलाकर, ठीक है। अगर उनको घर में कुछ लगाना है फिर भी वो महंगे ही होते थे, ठीक है। उस समय राजा की आप जानते हो कि क्या हैसियत होती थी, लेकिन इसी हैसियत को दिखाने, इसी महल को चमकाने के कारण अपने राजकोष की गद्दी इन्होंने खाली कर लिया, ठीक है। किसने? फ्रांस के सारे राजाओं ने, जो राजा आते रहे जाते रहे। जब 1974 में लुई 16 की बारी आई, तब फ्रांस की क्रांति में थोड़ा रफ्तार बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वर्ग, तीन वर्ग में जो बांटा हुआ है, उनमें भी बहुत सारे डिस्टेंस देखने को मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिला। और कर्जदार भी चढ़ गए थे ऊपर कि मैंने पैसा दिया तो ब्याज जोड़ के मुझे पैसा वापस करो। वर्साई के विशाल महल और राज दरबारों की शौन और शौकात आप देख सकते हो, किस तरह से राजशाही चल रही थी, किस तरह से वो लग्जरी, जिसको बोल सकते हैं आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। वर्साई के विशाल महल और राज दरबारों के शौन और शौकत पर फिजूल खर्च किए गए, जिसके कारण राजकोष जो है खत्म हुए। ये दोनों टॉपिक एक ही है, ठीक है। और ये आपको मेनली दो टॉपिक मिले, युद्ध में ये लगातार बने रहे फ्रांस, और सेकंड ये अपने महलों पे खर्चा जो किए, ठीक है। राजा की एक महल थी वर्सा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज में। आई होप आप इस पेज को अच्छे से समझ गए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। सो आपको कहानी की तरह में समझना है कि लुई 16 जिस समय आए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लुई 16 जिस समय आया, राजगद्दी पे बैठा, और इन्होंने मैरी एंतोनिएट ऑस्ट्रिया राजकुमारी से 20 वर्ष की आयु में शादी किया, और ये बर्बन फैमिली से थे। और जिस समय ये राजगद्दी पे बैठे थे 1974 में, तो इसकी राजगद्दी के जितने भी धन थे और वित्तीय संसाधन थे सारे खर्च हो गए थे। सबसे खर्च होने का मतलब है कि इनके राजकोष की सारे पैसे, सारे धन खत्म। और इसके पीछे रीजन था, युद्ध में ज़्यादा देर शामिल रहे बहुत लंबे समय तक, और दूसरे उपनिवेशिक देशों को भी आज़ाद कराने में इन्होंने लगा रहा। और सेकेंड की महल की शौन और शौकात बढ़ाने के लिए, अपने एक लग्जरी जीवन जीने के लिए इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए, जिसके कारण इनके राजकोष की जितने भी धन थे वो खत्म हुए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आपको बता दें कि ब्रिटेन एक छोटी सी देश है, लेकिन इसने अब दुनिया की अधिकतर देशों पे शासन किया, अपना उपनिवेश बनाया। सो फ्रांस भी इसके उपनिवेश थे। सो फ्रांस ब्रिटेन का ऐतिहासिक दुश्मन रहा है कि ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 कॉलोनी को उपनिवेश बना रखा था। ब्रिटेन का जो दुश्मन था, सॉरी, फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन था, क्योंकि फ्रांस जो है ब्रिटेन के उपनिवेशवाद थे। और अमेरिका पे जो ब्रिटेन का 13 कॉलोनी पे उपनिवेश था, उसे हटाने के लिए फ्रांस ने बहुत सारे युद्ध करे, जिसके कारण इनके फिजूल खर्ची चली गई, ठीक है, और इन्हें मिला कुछ नहीं। लेकिन ये एक देशभक्ति कह सकते हो, किसी भी के गुलामी के पीछे सबको आज़ादी करने का इनका राज था, कोई भी किसी देश का गुलाम ना रहे। तो इससे बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्री प्रेरित हुई और उपनिवेशवाद के खिलाफ बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अमेरिका में उपनिवेशवाद का आंदोलन चालू था, लेकिन रफ्तार यहाँ से पकड़ा था, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्रांस ने अमेरिका कॉलोनी को उपनिवेश से आज़ादी दिलाने में अपना साझा दुश्मन के साथ संघर्ष किया। आपको मैंने बताया था कि फ्रांस का ऐतिहासिक दुश्मन ब्रिटेन रहा है, और अमेरिका की जो 13 कॉलोनियाँ थी उसको भी आज़ाद, उपनिवेश से आज़ाद करने के लिए फ्रांस बहुत सारे युद्ध करें, संघर्ष करें, जिसमें धन खर्चा तो होना ही था, जिसके कारण का राजकोष की जो भी धन थी सारे खत्म हो गए। इन सभी कारणों से फ्रांस पर 10% अरब लिब्रे, लिब्रे क्या होता है? फ्रांस की क्रांति के समय इनके जो रुपया है उसको लिब्रे बोलते थे, ठीक है। अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गई। इनके पास 10% अरब लिब्रे
फ्रांस की मुद्रा उस समय थी। ठीक है, जो कर्जदाता सरकार को रुपया दिया था, अब वो 10% ब्याज के साथ मांग करना शुरू कर दिया। अब रफ्तार आई कि हमें पैसा वापस कर दो, क्योंकि राजगद्दी खत्म हो गई थी। वहां पे अनाज का दाम आकाश का दाम पकड़ रहा था, उसका दाम आकाश पे चढ़ रहा था। वहां का जो फूड थी वो कह सकते हो वो थी ब्रेड, और ब्रेड का दाम बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण अब कर्जदाता भी 10% ब्याज के साथ अपना रुपया वापस मांगना स्टार्ट कर दिया। लोगों को खाने पीने के लिए इतनी मुसीबतें होने लगी, क्योंकि अगर आप समझ सकते हो इंडिया के पास धन की राशि ना हो तो क्या हो सकता है हमारे, और क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या पहले नंबर फर्स्ट से ज़्यादा है हमारे इंडिया के पास। सेकेंड, अगर यहाँ की इकोनॉमी ख़त्म हो गई तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। उसी तरह वहाँ पे हुआ था कि एक तो उसकी सरकार की धन खत्म हो गई, कर्जदाता से लिए हुए थे उनको वापस करना था। अब इन्होंने क्या सोचा था, आगे पढ़ेंगे, इन्होंने कर बढ़ाने की बात भी करी थी फ्रांस के राजाओं ने, सॉरी। तो चलते हैं आगे। अपने नियमित खर्चों से भी नहीं चला सके, अपने नियमित खर्चा जो थे उसको भी फ्रांस के राजा नहीं चला सके, जैसे सेना, महल, सरकारी कार्यालय, ठीक है, और विश्वविद्यालय। इनके पास इतना कर्ज था और इन्होंने टैक्स बढ़ाने की कोशिश करी। चलो नेक्स्ट चलते। आपको मैंने बताया था कि फ्रांसीसी समाज जो था 18वीं सदी में, ठीक है, उस समय 3 स्टेट में बटा हुआ था, जिससे हमारा इंडिया 4 वर्ग में बटा हुआ था, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य एंड एक और था आपको, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य एंड क्षत्रिय। उसी तरह 3 थे इसमें, ठीक है, जस्ट लाइक फॉर प्रथम स्टेट में आते थे पादरी लोग, जो चर्च में पूजा करवाते थे, ऐसे एक ऑर्गेनाइज करवाते थे, ठीक है। द्वितीय स्टेट में थे कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट में थे अन्य। देखते हैं कौन कौन किस में थे। चर्च के मालिक थे ईसाई के पुरोहित वर्ग थे, जो कंडक्ट करते रिलीजियस वर्शिप, ठीक है, परफॉर्म करते थे स्पिरिचुअल फंक्शन, ठीक है, ये सारे करते थे, ठीक है। और कुंडली में आते थे मंत्री, अमीर वर्ग, ये सब आते थे। ये दोनों जो आप देख रहे हो, प्रथम स्टेट एंड द्वितीय स्टेट, ये दोनों टैक्स पेयर नहीं होते थे, ये सरकार को टैक्स नहीं देते, इनको छूट मिला हुआ था। आप देख सकते हो कि कम जनसंख्या है इनकी, इन दोनों की जनसंख्या फ्रांस में तृतीय स्टेट की सबसे ज़्यादा है, थी, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इनको छूट ज़्यादा था। और इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी और अधिकार कम थे, छूट नहीं थे। इसमें थे किसान थे, वकील थे, मजदूर थे, नौकर थे, भूमिहीन किसान थे, भूमिहीन लोग थे, ये टैक्स पेयर हुआ करते थे। आप देख सकते हो किस तरह से इन पे जुलूम ढाया जा रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। पादरी व कुलीन वर्ग जो थे वो करों से छूट मिली हुई थी उनको, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामान्य विशेषाधिकार भी जमता प्राप्त थी। 60% जमीन का पर जो है कुलीन, चर्च और पादरी और तीसरे स्टेट के अमीर लोग के पास था। उसके बाद जो 40% थे वो थे थर्ड स्टेट के पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो, किसान तो डायरेक्ट थर्ड स्टेट के लोग थे, वो सरकार को टैक्स पे करते थे, लेकिन ये चर्च के जो मालिक थे उन्हें भी देना पड़ता था। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा लेते थे, जिसको टाइड बोलते थे। टाइड के रूप में वसूलती थी कौन? चर्च। और सरकार को भी देते थे, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स देती थी सरकार को जो तीसरी स्टेट, उसे बोलते थे टाइल, इसको टाइद, इसको टाइल, ठीक है। जो चर्च को दिया जाता था, किसान जो कर देते थे एक हिस्सा, उसे बोलते थे टाइद। एंड नेक्स्ट, सरकार को जो डायरेक्ट पे करते थे सरकार किसान लोग, उसे बोलते थे टाइल। चलो नेक्स्ट। नमक, तंबाकू और अन्य रोजमर्रा के सामान जो भी थे उन पे भी अप्रत्यक्ष कर लगते थे। तीसरे स्टेट के लोग काफ़ी परेशान हो रखे थे तथा सरकार से नाखुश थे। बिल्कुल नाखुश होंगे, क्योंकि वो सरकार है, अपने देश को चलाने रही है, अपनी
गरीब जनसंख्या जिनकी ज़्यादा है तीसरे स्टेट में, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल वो नाराज होना उनका जायज़ है। क्योंकि फ्रांस की जो 28 मिलियन जनसंख्या की पूर्ति है वो तीसरे स्टेट के लोग कर रहे थे, ठीक है। और ये जनसंख्या 1789 की बात कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। देख सकते हो आप 1715 में 23 मिलियन जनसंख्या थी फ्रांस की, और 1789 में 28 मिलियन। धीरे धीरे ये जनसंख्या तो ग्रोथ कर गई, लेकिन फसल की जो उपज थी वो ग्रोथ नहीं की, जिसके कारण फिर और भी महामारियां आपके सामने दिख रहा होगा। जनसंख्या बढ़ गई लेकिन फसल नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई लेकिन लोगों की वेतन नहीं बढ़ी, अमीर लोग और अमीर हो गए, गरीब लोग और गरीब होना स्टार्ट हो गया था। और इसी समय जीविका संकट आया, जिसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। और उसी समय सुखाड़ आया था, जिसके कारण और भी आप बोल सकते हो गरीबी रेखा के और भी नीचे लोग दबने लगे। जो भी दिनचर्या का खाना होता था उन तक मिलना भी असंभव हो गया था, वो चीज़ भी नहीं मिल पा रहा था। लोग जो थर्ड वर्ग के थे, तृतीय स्टेट के लोग वो और भी कर्ज में डूबते गए, उनकी दिनचर्या नहीं चल रही थी और सरकार ऊपर से कर्ज बढ़ाने की बात कर रही थी। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसको मध्य वर्ग कहते हैं। कुछ दार्शनिकों ने अपने अपनी राय विचार साझा किए, जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो। अब देखते हैं तीनों ने क्या क्या किया। लॉक ने राजा के निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया, ठीक है। रूसो ने कहा कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम काज निर्धारित होने चाहिए, सबके अपने अपने राय विचार थे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इन सभी घटनाओं के होने के बाद जब सरकार यानी कह सकते हो शासन कर्ज में डूबी जा रही थी, तब लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें क्या होता, कर को बढ़ाया जाता। स्टेट जनरल की मीटिंग सिर्फ राजा ही बुला सकते हैं, उनके मन पे ही आ सकता है। वो 15 मई 1789 को बुलाया गया। तो आपको इससे आगे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय करते हैं यहीं पे और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। आई होप कि ये आप पूरे वीडियो समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो।